आजकल हमारे जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर सिर्फ ज्ञान देने का ही प्रेशर नहीं है। अब उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हब बने। तो सवाल यह है कि कोई यूनिवर्सिटी अपने कैंपस के अंदर ही अगली बड़ी स्टार्टअप फैक्ट्री कैसे बना सकती है। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा समझते हैं। और ये बात आज के समय में बिल्कुल फिट बैठती है। देखिए, एक इंक्यूबेशन सेंटर रखना या न रखना अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये किसी भी मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी, एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन गया है। मतलब अगर भविष्य में रेलेवेंट बने रहना है तो ये ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि भाई अचानक से ये ज़रूरत इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है? आखिर ऐसी कौन सी बाहरी ताकतें हैं जो संस्थानों को इस दिशा में काम करने के लिए कह सकते हैं कि मजबूर कर रही हैं? देखिए, ये बदलाव कई वजहों से आ रहा है। एक तरफ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और AICTE जैसी बॉडीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत जोर दे रही हैं। दूसरी तरफ NAAC और NBA जैसी रैंकिंग एजेंसियों से एक्रेडिटेशन का प्रेशर भी है। और शायद सबसे बड़ी बात, आज के स्टूडेंट्स सिर्फ नौकरी नहीं चाहते, वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटीज़ को अब सिर्फ टीचिंग सेंटर से आगे बढ़कर इनोवेशन हब में बदलना ही हो। तो ठीक है, मान लिया कि इनक्यूबेटर ज़रूरी है, लेकिन ये असल में करता क्या है? इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छी एनोलॉजी है जो इसके काम को बिल्कुल साफ कर देती है। जरा सोचिए, एक स्टार्टअप आइडिया एक प्रीमेच्योर बेबी जैसा होता है। जैसे उस बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हॉस्पिटल के इंक्यूबेटर की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही एक नए आइडिया को बाजार की कठोर हकीकत से बचाने के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर चाहिए। एक बात साफ समझनी होगी, इंक्यूबेटर नए आइडियाज़ बनाता नहीं है, वो अच्छे आइडियाज़ को वक्त से पहले मरने से बचाता। और ये प्रोटेक्शन मिलती कैसे है? ये मिलती है एक तरह की सर्वाइवल किट से। इसमें क्या क्या होता है? इंडस्ट्री के अनुभवी लोगों से सही गाइडेंस, काम करने के लिए जगह और रिसोर्सेज, शुरुआती पैसों के लिए मदद या सरकारी ग्रांट्स तक पहुंच, और सबसे ज़रूरी, मार्केट और कस्टमर से सीधे जुड़ने का मौका। इन सब के बिना ज़्यादातर अच्छे आइडियाज़ शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। और जब ये मॉडल सही से काम करता है ना, तो नतीजे कमाल के होते हैं। रेजर पे, एथर एनर्जी, स्विगी, फ़ोनपे, ये आज की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सब किसी न किसी तरह से शुरुआती इंक्यूबेशन इकोसिस्टम से ही निकली हैं। इन्होंने साबित कर दिया है कि अगर सही माहौल मिले तो कैंपस से निकले छोटे छोटे आइडियाज़ भी बहुत बड़े बन सकते हैं। लेकिन अगर इंक्यूबेटर इतने फायदेमंद हैं तो एक कड़वी सच्चाई भी है। बहुत से संस्थान अच्छी नीयत से इंक्यूबेटर शुरू तो करते हैं, पर वो सफल नहीं हो पाते। मतलब जो वादा किया जाता है और जो हकीकत होती है, उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ये वो बड़ा सवाल है जिस पर हर इंस्टीट्यूशन को सोचना चाहिए। अगर ये आइडियाज़ इतने शानदार हैं तो आखिर गलती हो कहाँ रही है? क्यों ज़्यादातर कैंपस इंक्यूबेटर सिर्फ नाम के लिए बनकर रह जाते हैं? और ये लाइन पूरी प्रॉब्लम को एक ही सेंटेंस में बता देती है। अगर उस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए एक डेडिकेटेड टीम दिन रात काम नहीं कर रही है, तो आपका इंक्यूबेटर एक अच्छी बिल्डिंग या कुछ मेज़ कुर्सियों से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। असली जादू एग्जीक्यूशन में है। और फेल होने की वजहें आप देखेंगे लगभग हमेशा एक जैसी ही होती हैं। कई बार इंक्यूबेटर सिर्फ सरकारी नियमों का पालन करने के लिए, मतलब सिर्फ कागज़ों पर बना दिए जाते हैं। उनके लिए कोई अलग से टीम नहीं होती। जो फैकल्टी पहले से ही इतना सारा काम कर रही है, उसी के ऊपर ये जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है। इंडस्ट्री से कोई असली कनेक्शन नहीं होता और फंडिंग कैसे लानी है इसका कोई रास्ता नहीं होता। नतीजा ज़ीरो। न कोई स्टार्टअप बनता है, न कोई परिणाम दिखता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान है एक प्रूवन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाना। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ इरादों पर नहीं, बल्कि एक परखे हुए ब्लूप्रिंट पर आधारित हो और उन सभी समस्याओं का हल करे जिनकी हमने अभी बात की। अच्छी बात यह है कि संस्थानों को ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। एक परखा हुआ रोडमैप मौजूद है जो अंदाज़ा लगाने वाले काम को ख़त्म करता है और एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाता है। ये है वो 10 स्टेप्स वाला फ्रेमवर्क। ये सिर्फ इंक्यूबेटर सेटअप करने से शुरू नहीं होता। इसमें सही मेंटर्स को जोड़ना, आइडियाथॉन से बेस्ट आइडियाज चुनना और फिर प्रोटोटाइप बनाने जैसे शुरुआती चरण शामिल हैं। इसके बाद आइडिया को लॉन्च पैड के जरिए बाजार में उतारा जाता है और यहाँ तक कि उनके लिए फंडिंग जुटाने में भी मदद की जाती है। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का खाका है। अब किसी भी संस्थान के सामने सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सब कुछ खुद करे या किसी एक्सपर्ट के साथ पार्टनरशिप करें? ये एक बहुत ही ज़रूरी फैसला है जो कामयाबी और नाकामी के बीच का अंतर तय कर सकता है। चलिए दोनों मॉडलों की सीधी तुलना करते हैं। DIY मॉडल में क्या होता है?
फैकल्टी पर बोझ पड़ता है, गलतियां कर कर के सीखने में बहुत समय बर्बाद होता है, फंडिंग में देरी होती है और नतीजे अक्सर कुछ खास नहीं निकलते। वहीं सीरी जैसे एक्सपर्ट पार्टनरशिप मॉडल में बाहरी एक्सपर्ट्स एक परखे हुए फ्रेमवर्क को लागू करते हैं। इससे फंडिंग जल्दी मिलती है, फैकल्टी का बोझ कम होता है और सबसे ज़रूरी बात, असली स्टार्टअप्स बनते हैं जिनसे संस्थान को रेवेन्यू भी मिलता है। एक एक्सपर्ट पार्टनर सिर्फ सलाह नहीं देता, वो जमीन पर उतरकर काम करता है। वे सरकारी नियमों के हिसाब से इंक्यूबेटर को सही से डिज़ाइन करने से लेकर उसे रजिस्टर कराने, स्टूडेंट्स के लिए इवेंट्स आयोजित करने, साल भर उसे मैनेज करने और आखिर में असल परिणाम देने तक की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और ये मॉडल सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असल में काम कर रहा है। आज 9 से ज़्यादा इंक्यूबेटर्स इस तरह की पार्टनरशिप का फ़ायदा उठा रहे हैं और उनके इकोसिस्टम से 22 से ज़्यादा एक्टिव स्टार्टअप्स निकल चुके हैं। ये नंबर साबित करते हैं कि सही पार्टनरशिप से असली नतीजे मिलते हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। क्या हमारे शिक्षण संस्थानों का काम सिर्फ डिग्री देना रह गया है, या फिर उनका काम भविष्य का निर्माण करने वाले एंटरप्रेन्योर्स तैयार करना है? शायद शिक्षा का असली भविष्य सिर्फ सिखाने में नहीं, बल्कि कुछ नया बनाने में है।